नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज दोस्तों हम बात करेंगे पत्रकारिता की, क्योंकि ये जो महीना है, 2026 मई मई 2026 में भारत में पत्रकारिता के दो शताब्दी पूरी हो रही है, 200 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि पत्रकारिता पर बात की जाए। 2000 200 साल पहले जो पत्रकारिता शुरू हुई थी, वो किस तरह की पत्रकारिता थी, बीच में क्या उसमें बढ़ाव डेवलपमेंट हुए, कमजोर हुई, और आज हम किस स्थिति में पहुंचे हैं। इन सारी बातों को करने के लिए मेरे साथ आज जो हेमेंद्र चंडालिया है, प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया, जो विद्यापीठ में मतलब जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो थे ही अंग्रेजी के, लेकिन आपने पत्रकारिता के एमजीएमसी कर रखी है। और मेरे साथ हिमालय तहसीन है, वो भी कई चीजों में मतलब पत्रकारिता में भी और फिल्म मेकिंग में भी, और पता नहीं कि क्या क्या चीजें ये करके आए हैं। तो तो आज हमारे साथ जो है ये सारी बातें करेंगे। बात ये है दोस्तों कि आज जो 200 साल पहले जो पत्रकारिता शुरू हुई थी, वो पत्रकारिता लोगों के अभाव अभियोग की पत्रकारिता, दुखियारापन की पत्रकारिता थी। उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के राज के अंदर लोगों की जो कठिनाइयां थी, वो लोगों के सामने रखनी थी। फिर एक युग आया कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चला, तब उस तरह की पत्रकारिता, अलग तरह की पत्रकारिता हुई। गांधी जी ने हरिजन जैसा अखबार निकाला, और बाद में देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तब लोहिया जैसे लोगों ने जन निकाला, मैनकाइंड निकाला। तो इस तरह से कई तरह की चीजें चलती रही। गांधी जी ने यंग इंडिया भी निकाला था उस समय। तो उस समय की जो पत्रकारिता, वो बिल्कुल अलग तरह की पत्रकारिता। अब विजुअल पत्रकारिता आ गई है, मीडिया मतलब जिसको हम कहते हैं, और वो जो है पूंजी से चलने वाला मीडिया हो गया है। अब पत्रकारिता में भी गरीब गुरबे गुरबे की बात नहीं सुनी जाती है, या उनकी बात नहीं लिखी जाती है। अब तो सिर्फ अ, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, या जो लोग पूंजी की सत्ता पर बैठे हैं, या धर्म की सत्ता पर बैठे हैं, उन सत्ताधारियों की बात इस पत्रकारिता में ज्यादा हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आज की पत्रकारिता, जैसे आप देखिए कि एनडीटीवी जो चल रहा था, बहुत अच्छा सा राय साहब चला रहे थे, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाया गया। गलत गलत तरीके से उसके ऊपर आरोप लगाए गए, और फिर उनको बेचने को मजबूर किया गया। जब वो अडानी साहब ने खरीद लिया, तो राय साहब के ऊपर जितने केसेस थे सब खत्म हो गए। तो ये जो तरीका चल रहा है, और जो पैसा इसमें लग रहा है, अब इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कि वो गरीब गुरबों के लिए तो करते नहीं है, वो तो पैसा कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो सारी बातें हैं। तो मैं पहले हेमेंद्र से कहूंगा कि वो इसके ऊपर अपना प्रकाश डालें। फिर हिमालय भी बात करेगा, फिर हम जो भी आगे। तो नमस्कार साथियों। जैसा सेठ साहब ने बताया कि भारत में पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हो गए। आ, सबसे पहले तो 1780 में अंग्रेज लोगों ने ही एक बंगाल गैजेटियर करके अखबार निकाला, और वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया हालांकि। और उसके बाद कैलकाटा गैजेटियर और मद्रास कुरियर करके दो और प्रकाशन प्रारंभ हुए, लेकिन ये सारे के सारे प्रकाशन अंग्रेजी में थे। और जो ब्रिटिश लोग यहाँ थे उनके उपयोग के लिए थे। 1826 में उदत्त मार्तंड नाम से एक अखबार हिंदी में शुरू हुआ, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल उसके संस्थापक संपादक थे। उसी वर्ष को आज हम मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के
200 वर्ष के रूप में। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक महत्वपूर्ण समय है, और इस विषय पर बात करने की प्रासंगिकता पहले जितनी थी उससे आज कहीं ज्यादा है। किसी भी लोकतंत्र में हम लोग ये मानते रहे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीन उसके अंग होते हैं, और चौथा मीडिया, प्रेस, इसको ये कहा जाता था कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र। आज भारत में जो स्थितियां हैं उसके बारे में और विस्तार से हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे ये कहते हुए जरा भी झिझक नहीं है कि जो तीनों स्तंभ हैं लोकतंत्र के, वो तो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। एक तरीके से जो शासक वर्ग है उस शासक वर्ग के नियंत्रण में। अभी जैसा सेठ साहब कह रहे थे कि जो पूंजी को नियंत्रित करने वाली ताकतें हैं वही मीडिया को भी नियंत्रित कर रही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश की संसद है, उस संसद की भी स्वायत्ता को लेकर के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। साथ ही न्यायपालिका और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, जिसमें चुनाव आयोग भी है, जिसमें ईडी भी है, जिसमें सीबीआई भी है, जिसमें पार्लियामेंट है, और भी जो संस्थाएं हैं, तो ऐसा पिछले वर्षों का अनुभव रहा है कि उनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ लोगों के जो हैं, उनकी एक तरीके से अनुपालना में उनका क्रियाकलाप, उनकी कार्यवाही चल रही है। और जो बड़ा दायित्व मीडिया का ये था कि जो हमारी तीनों संस्थाएं हैं, तीनों अंग हैं लोकतंत्र के, उसमें यदि कोई शिथिलता आती है तो उसको ठीक करने का काम, उसको इंगित करने का काम, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया को करना चाहिए था, और कुछ हद तक किया भी। आ, मैं तो अगर मीडिया को थोड़ा सा और ब्रॉडन करके और विस्तृत करके कहना चाहें तो मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी याद आती कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय जो लिखा 1850-53 के आसपास, अंधेर नगरी नाम का उनका जो प्रसिद्ध नाटक था। और इसके अलावा उन्होंने मुकलियां लिखी। मुकलियां जो है वो 4-6 लाइन के छंद हुआ करते थे, और उस मुकलियों के माध्यम से भी उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था पर बहुत व्यंग की। और अंधेर नगरी, चौपट राजा, तो आज भी आप उस नाटक को उठाकर देखें तो लगता है आज ही के लिए लिखा गया। इसी तरीके से बाल मुकुंद गुप्त हुए, बालकृष्ण शर्मा नवीन हुए, आज़ादी के दौर के ये सब लोग जो हिंदी के बड़े गद्य लेखक थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने काल को चित्रित किया, और उस समय की जो विडंबनाएं थी, उसके जो अंतर विरोध थे, उनको उद्घाटित करने का काम किया। पत्रकारिता, जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, उसके साथ ही उसमें बहुत मजबूती भी आई। और हम ये देखते हैं कि गोखले से लेकर के, गोखले स्वयं बड़े पत्रकार से, बहुत अच्छा लिखते थे। बाल गंगाधर तिलक बहुत अच्छा लिखते थे। और उसके बाद गांधी जी का तो सभी जानते हैं कि अभी आपने यंग इंडिया का भी जिक्र किया। इसके अलावा भी बहुत सारे उनका जो लेखन है, उनकी आत्मकथा अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। तो उस सारे माध्यम से उन्होंने आम लोगों की जो तकलीफें थी और इस देश के जो आज़ादी के आंदोलन की ज़रूरतें थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो सारा लेखन किया। नेहरू जेल में रहे 9 साल तक लगभग, और जेल में रहते हुए उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। तो उनका जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो अपने आप में एक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। या उनके लेटर्स हुए डॉक्टर, उस समय जो उन्होंने लिखे, तो वो एक तरीके से इंदिरा गांधी के राजनीतिक शिक्षा का ही काम करने के लिए वो सारे पत्र लिखे गए, और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को समझने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट का दौर था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का हम लोग हमेशा स्मरण करते हैं। उनका जो अखबार प्रताप था उसमें भगत सिंह स्वयं लिखते थे। और राजस्थान का जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन के बारे में पहली बार प्रताप में ही छपा, जिसके बाद गांधी जी और अन्य लोगों को इस किसान आंदोलन के महत्व के बारे में पता चला। विजय सिंह पथिक और इन लोगों के नेतृत्व में, साधु
सीताराम दास इनके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था। तो ये सब चीजें हुई और इससे बड़ा लाभ हुआ, देश को आज़ादी भी मिली। स्वतंत्रता के पश्चात जो एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आया वो ये था कि एक पहले हमारे सामने बहुत स्पष्ट शत्रु था, यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद था जिसका मुकाबला करना था। सामंत भी थे, सामंतों का भी मुकाबला करना था। तो देश से जितनी प्रगतिशील सोच की पत्रिकाएं थी उनका लक्ष्य था कि एक ऐसा समाज बने जो कि सामंतवाद से मुक्त हो और जो उपनिवेशवाद से मुक्त हो। इसके लिए वो सारे संघर्ष हुए। आजादी मिलने के बाद देश के नवनिर्माण का सवाल, और उसमें बहुत सकारात्मक भूमिका पत्रकारों ने भी निभाई और फिल्म मेकर्स ने जो उस जमाने में फिल्म्स बना रहे थे उन्होंने भी निभाई। तो नया हिंदुस्तान कैसा हो, तो उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे लोग थे जो लिख भी रहे थे और जो फिल्म्स भी बना रहे थे। तो उन्होंने गेहूं और गुलाब शीर्षक से कहानी लिखी कि एक तरफ आपको जहाँ सौंदर्य बोध और एस्थेटिक्स की जरूरत है, उसके साथ साथ ही आपको जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं देश की, तो दोनों को साथ साथ साधने की जो जरूरत है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने नया दौर जैसी उस दौर में फिल्में बनी। धरती के लाल सबसे पहले बनी 1946 में, जिसमें बंगाल के अकाल का जिक्र था। और मुझे तो ये कहने में भी आपत्ति नहीं है कि वो फिल्म अपने आप में एक बड़ा जर्नलिस्टिक एंटरप्राइज ही थी। बंगाल के अकाल का जितना विस्तृत और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उस फिल्म में है और उसके कॉजेज, उस अकाल के कारणों का जो विश्लेषण है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी जो कि इप्टा ने बनाई थी और ख्वाजा अहमद अब्बास उसका डायरेक्शन कर रहे थे। तो उसके बाद जो अखबार इस देश में आए, आप देखिए कि बहुत ही कमिटेड अखबार थे। हालांकि प्रौद्योगिकी इतनी विकसित उस समय नहीं थी, लेकिन ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी लोगों के भीतर, ये समझ थी कि जो अखबार में छपा है अगर तो सच होगा। अखबार में अगर छपा है तो सच होगा, चाहे वो स्कूल में छुट्टी का ऐलान हो या कोई बड़ा राजनीतिक वक्तव्य हो। तो छप जाना वो अपने आप में इस बात का एक तरीके से प्रमाण हुआ करता। और उस दौर की पत्रकारिता में जो लोग काम कर रहे थे, उनकी दक्षता और उनका समर्पण, क्योंकि मैंने भी बहुत सालों पहले 1983 में जब प्रिंट मीडिया में काम शुरू किया तो ऑफसेट भी नहीं था, ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी। तो जो लेटर केस से लेटर्स निकाल करके जमाने वाला, प्रूफ पढ़ने वाला, जो गैली प्रूफ उस समय निकाला करते थे, और पेस्टिंग करने वाला, ये सारे के सारे लोग उतना ही समर्पण से काम करते थे जितना कि संपादक कर, और सबकी बराबर की जिम्मेदारी हुआ करती। और कोई भी खबर जो है वो कम से कम 3 लोगों से गुजरती थी फाइनली छपने से पहले। तो वो सारा कमिटमेंट था। पर ये शुरुआत तो हो ही गई थी कि जो ताकतवर लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, अखबार उन्होंने अपने बाकी के कार्यों के लिए एक तरीके से फेस सेवर की तरह भी इस्तेमाल किए। चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो या इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप हो, उन्होंने इसलिए भी अखबार निकाला कि वो अपनी बाकी की इंडस्ट्रीज को और बाकी के उद्योगों को उस अखबार से एक तरीके का प्रोटेक्शन दे सके, इसलिए भी अखबार निकले। लेकिन फिर भी बहुत हद तक बहुत महत्वपूर्ण अखबार जिनको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एक समय में बहुत महत्वपूर्ण अखबार माना जाता था, और इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सरकारों को बदलने का काम भी इन अखबारों ने किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की जो पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं को पढ़ करके हम में से बहुत सारे लोग साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में सीखे या फिल्म पत्रकारिता के बारे में सीखे। माधुरी, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, और उस समय की जो पत्रिकाएं थी, उन सबकी एक बड़ी भूमिका रही। सारिका जो कहानी की एक पत्रिका थी, अब ये सारी पत्रिकाएं लुप्त हो गई हैं, लेकिन इन सब के माध्यम से इस देश में लोकतंत्र को मजबूती मिली, इसमें कोई कहने में संदेह नहीं है। और जैसे जैसे चीजें परिवर्तित हुई, खास तौर से मैं 91 को एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, वो हिंदुस्तान के इतिहास में भी और पूरे विश्व के इतिहास में भी, कि जहाँ
एक समाजवादी और मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को पूरी तरह छोड़ करके हमने भारत की सरकार ने एक पूरी तरह कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना लिया। और जब वो दबाव समाप्त हो गया समाजवाद का, लोक कल्याणकारी भावना का, और डेमोक्रेसी एज ए पब्लिक वेलफेयर स्टेट, वो जब खत्म हो गया तो फिर खुली एक तरीके से छूट मिल गई जो पूंजीपति थे उन लोगों को भी, और जो समाचार पत्र या मीडिया वो संचालित करते थे उनको भी। तो अब एकमात्र लक्ष्य हो गया अपने मुनाफे को अधिकतम करना, पूंजी को बढ़ाना, और वो सारे काम करना जिसमें कोई नैतिक बाध्यता ना हो। तो इस तरीके से एक परिवर्तन आप देख रहे हैं कि जो आदर्श होता था समाज का, पत्रकारिता, पत्रकारिता वो जो कहा है कि अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, है ना? तो तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इस इस फीलिंग के साथ, इस उद्देश्य के साथ, इस ताकत के साथ पत्रकारिता को पहचाना गया। अब तो ये हो गया है कि आप उसको, कई अखबार ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप टिफिन में रखने के लिए ही छापे जाते हैं। तो वो हालांकि एक नकारात्मक टिप्पणी है, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अखबार और पत्रकारिता का स्तर काफी गिरा है। और आखिरी बात कह के मैं समाप्त ये करूंगा कि दो किस्म के संकट इस समय हैं। एक तो एम्बेडेड जर्नलिज्म आ गया है। पहले हम कहते थे कि भाई अखबार जो है वो ईमानदारी से और स्वतंत्रता से अपना काम करता है, लेकिन अ, अब ये हो गया है कि खबरें भी प्लांट की जाती हैं। और दूसरा, बाजार है वो बाजार सर्वशक्तिमान है। सेंसर पहले सरकार लगाती थी, अब सेल्फ सेंसरिंग होने लगी। अखबार खुद अपने आप को सेंसर कर रहे हैं और वो बाजार के अनुकूल सब चीजों का संचालन कर रहे हैं। मैं जब अखबार में जुड़ा था तो जो अखबार की डमी बन के आती थी वो एडिटोरियल सेक्शन से बनती थी, और फिर उसको मार्केटिंग में भेजते थे कि भाई इतनी खबरें हैं, बाकी जो बची जगह है उसमें विज्ञापन लगा दीजिए। लेकिन हाल के सालों में मैंने देखा है कि ये रिवर्स हो गया है। अब मार्केटिंग वाले डमी बना के भेजते हैं एडिटोरियल में कि भाई इतने इतने विज्ञापन छप लग रहे हैं, बाकी जो बची है उसमें बढ़ती आप लगा दीजिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन जर्नलिज्म में दिख रहा है हमें, सोशल मीडिया और टेलीविजन और वो सारी चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने काफी बात कह दी। आगे हिमालय जी बताएंगे और हिम्मत जी बताएंगे। तो मुझे ये जो डिक्लाइन लग रहा है, ये डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी भी है और डिक्लाइन ऑफ जर्नलिज्म भी। चिंता की बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाने का जो काम जर्नलिज्म को करना चाहिए था, अब जर्नलिज्म भी वैसा नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना चंडालिया जी को। और फिल्म के बारे में आप कह रहे थे, फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा मीडिया है। तो कमर्स और बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जो मैगजीन, ये फिल्में बनी है, ज्यादा इस पे और प्रकाश डालने के लिए मैं अ, हिमालय तहसीन को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात करें। शुक्रिया हिम्मत जी। और हेमेंद्र जी, आपने मुख्य रूप से भारतीय पत्रकारिता के का एक व्यापक सिंहावलोकन सबको दे दिया है। और देखिए, भारतीय पत्रकारिता और जो हम ये 200 साल मना रहे हैं, तो अखबार तो निकलने पहले भी शुरू हो गए थे, जैसा आप दोनों ने बताया। हिंदी पत्रकारिता जो शुरू हुई थी वो 1826-30 मई को स्थापित हुआ था, सिद्धांत मार्टन, और वहां से शुरू हुई थी। और अगर उसको भी देखें तो उसके जो निकालने वाले थे जुगल किशोर जी, वो थे कानपुर के वकील थे, लेकिन कलकत्ता में प्रैक्टिस करते थे और कलकत्ता में उन्होंने निकला। इसी तरह अगर जो छप रहा है उसकी टेक्निकलिटी पे आप जाए, तो वो प्रिंटिंग प्रेस जो गुटनबर्ग से चालू हुई थी, उसके हिंदी के टाइपसेट्स कहाँ थे? यूरोप में तो थे नहीं। भारत में आकर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो जब हिंदी में बाइबल छापने लगे, तो भारतीय भाषाओं के टाइपसेट्स जो है वो बनने चालू। और उसी में एक बड़ा योगदान 1799 में जो कलकत्ता में डच मिशन था उसका भी है, जिनकी इमारत अभी भी वहां पर है और एक हेरिटेज की तरह है वो। तो ये देखें कि जैसे मानव इतिहास है, अगर मानव शास्त्र को जो लोग पढ़ते हैं वो बताते हैं, उसी तरह से पत्रकारिता या इतिहास या समाज बहुत ही मिला जुला है। उसके अंदर आज
जो राजनीति कर रही है या जो उस राजनीति को समर्थन देने वाली पत्रकारिता कर रही है, कि कंपार्टमेंट्स में खड़े कर रहे हैं कि नहीं ये चीज बस यही हुई है, ये चीज इसी की है, वैसा समाज और मानव इतिहास कभी नहीं रहा। खाली ये हिंदी पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं, और हिंदी पत्रकारिता में आप देख लें, गुटनबर्ग प्रेस भी शामिल है, जो यहाँ छपने वाले उर्दू, फारसी और अंग्रेजी और बंगला के अखबार थे वो भी शामिल हैं। हिंदी के बारे में न्यूज़ रिपोर्टिंग पहले बंगला के अखबारों में चालू हुई, कि वो बंगला भाषा में निकलते थे, लेकिन कुछ हिस्सा हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में निकलता था उनका, जो बाद में पूरी तरह से एक हिंदी का अखबार, वो जुगल किशोर शुक्ल जी ने जो निकाला था, उदंत मार्तंड, जैसा हेमेंद्र जी ने बताया, वो चीज थी। हालांकि एक साल भर ही निकला वो, 4 दिसंबर 1827 को वो बंद भी होगी, लेकिन और उसकी जो भाषा थी वो उस पे असर ब्रज बोली, ब्रज का और खड़ी बोली का ज्यादा था। तो और वो निकल रहा था कलकत्ता से। तो आप देखें कि कितना कितना कुछ एक मेल मिलाप है अलग अलग चीजों, अलग अलग स्थितियों। और जैसा हिम्मत जी ने और हेमेंद्र जी ने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी बड़े नेता, जितने बड़े लीडर्स, आप देखें कि सिर्फ वही लोग नहीं जो साहित्य या अपने आप में सिर्फ पत्रकारिता कर रहे थे, जितने राजनीतिक नेता थे वे सबके सब किसी ना किसी प्रकाशन से जुड़े हुए, वो सबके सब अखबार निकाल रहे। तो पत्रकारिता एक राजनीति का और एक आंदोलन का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। वो उसमें एक एडिशन नहीं था, वो एक उसमें अटैचमेंट नहीं था, अलग से अपेंडिक्स नहीं था, वो उसका पार्ट एंड पार्सल, पूरा का पूरा उसका हिस्सा थी पत्रकारिता। और उसी अंदाज में वो पत्रकारिता आजादी के बाद भी शुरुआत के दौर में रही, जैसे तमाम पत्र पत्रिकाओं के नाम आपके सामने हेमेंद्र जी ने और हिम्मत जी ने लिए। तो वो और वो एक्सटेंड की, जैसा आपने ख्वाजा अहमद अब्बास का और उदाहरण दे के बताया कि वो एक्सटेंड की फिल्म के अंदर, वो एक्सटेंड की दूसरे मीडियम्स के अंदर। जब श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज बनाई या तमस के सीरियल बनाए गए, तो ये सारी चीजें मतलब वो एक तरह से उस पत्रकारिता के, अगर आप नजर पत्रकारिता के नजर से देखें तो उसके न्यूज फीचर और अलग अलग जो उसके फॉर्मेट्स होते हैं पत्रकारिता के, उनका एक एक्सप्रेशन वो आपको वहां मिलेगा, जो चीज अब खत्म हो गई। अब एक खाली जो टेलीविजन है वो एक खाली सबको 4 6 8 जनों को इकट्ठा कर लो और एक खामोखा की बहस चीखना चिल्लाना करते रहो, उसके अंदर ड्रामाबाजी जितनी होगी उतनी उसको व्यूअरशिप मिलेगी। उसके 1 घंटे या आधे घंटे के उस शो के बाद अगर आप अपनी आंख बंद करके बैठें और ये सोचें कि मुझे मिला क्या इसमें से, तो आपको कुछ नहीं मिले, बल्कि आप और ज्यादा उलझन और परेशानी में होंगे, जिसका आपके पास कोई, आपके किसी सवाल का वहां पर जवाब नहीं मिला, और आपसे जुड़ा हुआ कोई सवाल भी वहां नहीं किया गया। तो वो भी चीज है। तो बहुत छोटे स्तर के ऊपर अगर आप उसका उदाहरण देखें तो मैं 3 स्तर पे उसका आज के संदर्भ में कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें एसआईआर हो रहा है, और निकोबार का इशू है, एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इन दोनों पे हमारे राष्ट्रीय मीडिया में, चाहे वो छपा हुआ, जैसा हेमंत जी ने कहा कि छपे हुए शब्द की, प्रकाशित शब्द की जो महत्ता थी, वो महत्ता भी अब डाइल्यूट हो। तो वो छपे हुए शब्द में भी कहाँ है आपके अखबार में? एसआईआर के ऊपर एक क्रिटिकल अखबार का, पत्रकारिता का अप्रोच कहाँ है आपको दिखता है पढ़ने को? निकोबार के ऊपर आपको एक तरफा नैरेटिव मिलता है, उसके ऊपर आपको कोई चीज बताई ही नहीं जा रही है कि वहां क्या था, क्या है और क्या होने जा रहा है। राज्य के स्तर पे देखें, फिर पर्यावरण से जुड़ा हुआ, अब हम लोग उदयपुर में रहते हैं, अरावली की वादियों के बीच, तो वो मुद्दे ज्यादा जहन में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ दैनिक भास्कर जो निकलता है, वो सोमवार को अखबार अपना निकालता है ये कह के कि हम मंडे पॉजिटिव निकाल, मंडे पॉजिटिव की उदयपुर की या राजस्थान की सबसे बड़ी खबर उनके लिए ये थी कि यहाँ के पीसीसीएफ ने, जो वन विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा है कि साहब जो चट्टानी जगहें हैं वहां पर पौधरोपण करने के लिए हम ब्लास्टिंग करेंगे। अब आप बताइए, ये अब मतलब उदयपुर में रहने वाले लोग आपको बताएंगे कि यहाँ से आप अगर डबोक उदयपुर एयरपोर्ट की तरफ जाएं
तो हिंदुस्तान जिंक बीच में आता है। हिंदुस्तान जिंक से जरा सा आगे बढ़िए, एक पहाड़ी है जो एक वक्त था, आज से 30 साल पहले, जो बिल्कुल सूख गई थी, चट्टानें निकल आई थी। आप देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस पे आज के बाद कभी एक पौधा भी पनप सके। कुछ लोगों ने सुझाव दिया, वन विभाग ने उसकी हदबंदी कर दी, चारों तरफ दीवार बना दी कि भाई वहां चराई ना हो, कोई जाए नहीं। 3-4 साल में वो पहाड़ी, आज आप अगर हिंदुस्तान जिंक पार करते हैं, वो हरी भरी पूरी की। तो ये कुदरत के अंदर अपनी क्षमता है कि वो आपको जगह कितनी भी बंजर दिख रही हो, वो आप उसको बंद कर दें, वहां पर आना जाना उसको उसके हाल पर छोड़ दें, वो अपने आप उग जाएगी। आप ब्लास्टिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करके कितने, एक वन विभाग का अधिकारी अगर ये बात बोल रहा है, तो आप सोचिए कि मतलब सूक्ष्म जीवों के प्रति या पर्यावरण के कितने स्तर होते हैं, वन्य जीवन के कितने स्तर होते हैं, जंगल के कितने स्तर होते हैं, धरती के कितने स्तर होते हैं, इसके बारे में उनकी क्या समझ। और हमारा पत्रकार उसको पॉजिटिव स्टोरी बोल रहा। ये मजाक देखिए आप, जो उदयपुर के बिल्कुल स्थानीय स्तर जहां हम लोग रह रहे हैं वहां की आप बात देखिए। गुजरात में एक साबरमती रिवर फ्रंट बनाया गया, जिसमें नदी को पेटे से लेके किनारे तक पूरा पक्का कर दिया। वो मॉडल आज तक पूरे देश में इस कदर चल रहा है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट बना दिया, बहुत नर्मदा, मध्य प्रदेश में नर्मदा में चल रहा है वो चीज। मोदी जी काशी से चुनाव जीते वाराणसी से, तो उसका जो घाट थे उनका पक्काकरण हो गया सारा का सारा। उदयपुर के अंदर आयड़ नदी के लखनऊ पेटे में के बना है ना अंदर, रिवर फ्रंट। लखनऊ में रिवर फ्रंट बन गया। उदयपुर के अंदर जहां से हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ की आयड़ नदी के पेटे को पक्का किया जा रहा है, नदी में टाइल्स लगाई जा रही है, और विधायक महोदय और सांसद महोदय जा रहे हैं, अधिकारियों को लताड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि, और यहाँ का हमारा पत्रकार उस चीज को रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि टाइलें थी, वो उखड़ गई, टाइलें ठीक से नहीं लगी। भाई, नदी कोई मरी हुई जगह नहीं है, नदी एक जिंदा जगह है। जिस तरह से हमारे पत्रकारिता ने नदी को, पहाड़ को, जो जीवित स्थान है उनको मुर्दा बना दिया है सीमेंट और टाइलें लगा के, उसी तरह से समाज को भी उन्होंने मुर्दा बना दिया। इसका भी पूरा सीमेंटीकरण हो गया कि एक तरह का नैरेटिव है जो पूरे पत्रकारिता में चलता रहेगा, और उसको सबको मानना। तो ये चीज है उदयपुर का। आप आम मिडिल क्लास का एक मुद्दा है, जो यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स लगता है। अर्बन डेवलपमेंट टैक्स हर साल डीएलसी की रेट के हिसाब से बढ़ जाता है। यहीं पर उदयपुर में बड़े बड़े होटल, पूरे राजस्थान में होटल, होटल इंडस्ट्री ने मिलके बीजेपी कांग्रेस के साथ लॉबी करके होटल्स को इंडस्ट्री के कैटेगरी में डाल दी। अगर आप इंडस्ट्री के कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि मुनाफा कमाने वाली जगह है, तो वो टैक्स नहीं लगता। तो वो टैक्स आपका बहुत ही एक लिमिटेड फिक्स टैक्स हो जाता है, जो बढ़ता नहीं। और जो हमारे पास यूटी टैक्स लेने के लिए आए थे एजेंट, वो बता रहे थे कि खुद उनको कलेक्शन उदयपुर के दो बहुत बड़े, जो सबसे बड़े होटल्स, उनसे मिला हुआ था। वो कहने लगे इंडस्ट्री में जाने के पहले इनका सालाना यूडी टैक्स कलेक्शन 24 लाख रुपए होता है। इंडस्ट्री की कैटेगरी में जाने के बाद उनका सालाना टैक्स कलेक्शन 3.5-4 लाख रुपया हो। तो जो मुनाफा कमा रहे हैं, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्री हो चाहे होटल हो, उसका आपने टैक्स फिक्स कर दिया है। और जो घर में रह रहा है इंसान, उसका टैक्स आप हर साल बढ़ा रहे हैं। उसके पास रोजगार है नहीं है, उसका घर कैसा भी हो, कब खरीदा उसने, लेकिन आज वो किस स्थिति में, उससे आपको कोई मतलब नहीं। और हमारा पत्रकार उसके ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा। उसके पास सोचने की और बोलने की जगह नहीं। अखबार के पन्नों के अंदर धार्मिक कार्यक्रम और संस्थाओं की विज्ञप्तियों के अलावा कुछ छप ही नहीं रहा। पूरे अखबार में एक या दो इन्वेस्टिगेटिव खबर छपती। हम पूछते थे हमारे सीनियर पत्रकारों से कि सर, लीड जो लगती है वो कैसे तय होती, तो वो कहते थे इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। तो हम कहते दो खबरें आ गई एक्सीडेंट की या हत्या की, तो कौन सी? तो द वन विच ब्लीड्स मोर विल लीड। तो ये अब वो ट्रेंड हो गया है कि आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म हो गया है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग खत्म हो गई है, समाज के हालात क्या चल रहे हैं उस पर आपकी रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। सिर्फ सेंसेशनल खबरें जो हैं वो अपनी जगह बना रही। इसके अंदर आगे क्या होना चाहिए इन 200 साल पर आकर, स्थानीय स्तर पर और देश के स्तर पर, या लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उस पर पहले
हिम्मत जी और हिमेन जी वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग अपनी बात शुरू करें। नहीं, ये काफी लंबा हो जाएगा मेरे संग ये सारी बातें करने में वीडियो। फिर एक बार आ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हेमेंद्र ने जी ने भी कहा था और हिमालय ने भी कहा है अभी, तो आजकल तो भैया अखबार की जो लीड है वो आईटी सेल से आती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो बना करके बेचता है और वही सब अखबारों को छापनी पड़ती है। कोई इफ बट नहीं है। और दूसरा जो है, जो खबरें आजकल आजकल जो विज्ञापन है वो खबरों के रूप में छप रहे हैं, तो वो भी वहां पे भी कोई इफ बट नहीं है, वो आपको कारण छापने ही छापने हैं। तो ऐसे में मतलब जो पत्रकारिता है वो बड़ी मुश्किल में है। मतलब देखा जाए तो आज हजारों लोगों को जो है एक साथ निकाल दिया जाता है। कई कई अखबारों से, कई टीवी चैनल से 300 300 400 400 500 500 पत्रकारों को आते हैं, उसी रोज बोल देते हैं भाई कि आप कल से मत आना। तो कोई न तो उनको न तो उनका पैसा देते हैं और न उनको 1 मंथ सैलरी जो नोटिस, न तो कोई नोटिस देते हैं न कोई 1 मंथ सैलरी देते हैं। और वो जो कौन सा वो था, मजीठिया कमेटी। मजीठिया कमेटी, मजीठिया कमेटी की जो जिन जिन लोगों ने मांग की कि मजीठिया कमेटी हमारे पे लागू करो, या तो उनके ऐसे दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरण कर दिए कि वो जाए ही नहीं या छोड़ दे खुद ही, या फिर उनको निकाल दिया गया। तो ये हमारे पत्रकारिता की आज की हकीकत है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आदमी पत्रकारिता, कोई भी पत्रकार अगर थोड़ा भी किसी के खिलाफ छाप देगा, मैं आपको बताता हूँ अमेठी में जैसे एक पत्रकार ने, जो भास्कर का ही पत्रकार था शायद, उसने स्मृति ईरानी के खिलाफ छाप दिया। उसने उसको बुलाया और उसी समय उसको कहा कि तुमको जो है तुम माफी मांगो मेरे से, और मैं तुम्हारे मालिक से बात करती हूँ और तुमको बर्खास्त करवाऊँ। और दूसरे दिन वो बर्खास्त हो गया। तो जब इतनी दादागिरी चल रही हो सत्ता की, और कप्पन और ये तो सब एग्जाम्पल है ही हैं, जिनको यूएपीए लगा करके 2 2 साल तक जेल में डाल दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। उस समय पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत जोखिम का काम। और फिर वो पत्रकारिता जो मतलब सत्ता से लड़ रही हो या जनपक्ष के लिए खड़ी हो, उसके लिए तो बहुत बहुत ही मुश्किल काम। तो ऐसे हालात में हमको पत्रकारिता करनी पड़ रही है। और ये दुर्भाग्य है कि हम 200 साल मना रहे हैं इस पत्रकारिता। हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते थे पत्रकारिता में, और ज्यादा हम जनता के पक्ष में खड़े होते, और ज्यादा जनता को जो है हम अपनी लेखनी से और अपने बातचीत से प्रभावित करते और उनकी बातों को और ज्यादा समावेश करते। उसके बजाय हम अब सत्ता के दलाली, एक तरह से अधिकतर पत्रकार तो यही कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। या पहले हमारे यहाँ वो चारण वारण हुआ करते थे जो वंशावलियां गाया करते थे, उस तरह की पत्रकारिता आजकल हो रही है। सॉरी, मैं थोड़ा सा हार्ड बोल रहा हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। तो दोस्तों, इसी पॉइंट पर हम इस बार को खत्म करते हैं। एक डिमांड अपन कर सकते हैं इस कार्यक्रम में कि जो भी पत्रकार इस समय जेलों में है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी बिना शर्त रिहाई हो, और जिन पत्रकारों पर यूएपीए और एनएसए से कानून लगा दिए गए हैं उनको वो मुकदमे वापस लिए जाएं। सत्यम वर्मा और प्रकृति हाल में अभी उनको डिटेन कर रखा है 1 महीने से। तो ऐसे और भी हैं, लगभग 150 से ज्यादा पत्रकार इस समय जेलों में बंद हैं, और कई पत्रकारों की तो हत्या भी कर दी गई। तो ये जो रजीम है, ये रजीम फ्री एक्सप्रेशन के खिलाफ एक रजीम है। और हम 3 पत्रकार मिलकर के कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसकी हम मांग करते हैं, और जो पत्रकार बिना किसी कारण के जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की मांग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम एक निवेदन ये भी रहेगा कि हम 3 स्तर पे 3 छोटी छोटी बातें सोच सकते हैं। पहली चीज ये है कि स्थानीय स्तर के पत्रकार, जैसे हाल ही में अभी से पी साईनाथ ने आकर यहाँ पर अपना उद्बोधन दिया, जो उन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी और टाइम्स ऑफ इंडिया की फेलोशिप के ऊपर उन्होंने जो काम किया था, और जिसको उन्होंने एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट के
नाम से पुस्तक ने छापा भी था। उसमें उन्होंने कैसे पता किया विस्थापन के ऊपर, जब वो काम कर रहे थे तो वो एक बस स्टैंड पर गए और वहाँ के स्थानीय पत्रकारों के साथ उन्होंने उनको बताया कि हम बस स्टैंड पर जाते हैं और वहाँ बस वाले से पूछते हैं कि पहले कितनी बसें जाती थी इस सीजन में, अब कितनी जाती, पहले कितने टिकट बिकते थे, अब कितने टिकट बिकते। तो उनके पास कोई बहुत बड़े साधन नहीं, लेकिन उन स्थानीय पत्रकारों ने खाली उस चीज से पता किया कि विस्थापन कैसे बढ़ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे अलग अलग विषयों पे जो स्थानीय स्तर पे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, अपने चैनल चला रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, अखबार निकाल रहे हैं, जैसे हिम्मत जी का दशकों से अखबार एक निकल रहा है जो हमेशा सत्ता के खिलाफ ही रहा है और जन पक्ष का रहा है, जिसमें हेमंत जी और हिम्मत जी दोनों बराबर लिखते रहे हैं। तो वो उन ऐसे पत्रकारों, स्थानीय युवा पत्रकारों के लिए, अखबारों के लिए, चैनल्स के लिए वो टूल्स मिले उनको कि जिनसे वो बहुत संसाधन नहीं हो तब भी वो उन पे अलग अलग विषयों पे, चाहे खेती हो, चाहे पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इसके ऊपर काम कर सके। दूसरा ये कि संभाग और जिले के स्तर पे ऐसी निधि बने, ऐसे कोष बने जो छोटे पत्रकारों को समर्थन कर सकें, उनका सपोर्ट कर सकें। और इसमें आर्बिट्रेट के तौर पे राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार संघ जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, उनके मार्गदर्शन निर्देशन के अंदर ये हो सकता है, स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है। और तीसरी चीज जो हेमंत जी ने अभी आपके हम सबके सामने रखी कि ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन ये इस पे शुरुआत होनी चाहिए कि संविधान में जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है उस आज़ादी के साथ ये चीज जोड़ी जाए। उसके लिए संविधान संशोधन जरूरी हो तो पूरे देश के पत्रकार इस चीज को उठाएं कि रिपोर्टिंग करने पर आपके ऊपर एनएसए जैसी धाराएं नहीं लगेंगी। सरकार अगर मानती है कि वो रिपोर्टिंग देश के खिलाफ है तो उस पर एक अलग से मुकदमा चलाए, अदालत तय करे, वहां वहां अदालत फैसला ले। लेकिन आप सीधे एनएसए जैसे मुकदमे लगा के लोगों को जेल के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं डाल दोगे क्योंकि किसी ने रिपोर्टिंग सड़ा नहीं। ये तीन मुद्दे जरूर है जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। तीनों मतलब तीनों बातें बहुत ही प्रैक्टिकल है, हो सकती है। और यूं तो अगर सारे पत्रकार चाहें तो कोऑपरेटिव बना करके भी अखबार निकाल सकते हैं, संसाधनों की कमी हो तो। लेकिन देखा यह जा गया है कि नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें इतना उत्साह दिखता ही नहीं है। अब मैंने जब ये यूट्यूब शुरू किया तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, न थे उस समय, न अभी भी हैं। बस एक ये लैपटॉप है, इसके सामने बैठ जाते हैं और जो भी बात करनी होती कर लेते हैं और सबको भेज देते हैं। और पहले तो ये एडिट वेडिट भी नहीं होता था, डायरेक्ट जैसे बनाया वैसे ही भेज देते थे। अब थोड़ा एडिटिंग वगैरह होने लगी है। तो बात यह कि आप में के मन में उत्कंठा होनी चाहिए कि आप हमको ये कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, आम आदमी के लिए कुछ करना है, उसके पक्ष में बोलना है, उसके पक्ष में खड़ा होना है। आज तो हर आदमी बस देखता है कि यार मैं इससे मिल लूं, इसको बुला लूं, इसको कुर्सी पे बिठा दूं, मेरे को ये 10,000 रुपये दे देगा, ये 25,000 रुपये दे देगा। और एक पत्रकार मेरे यहाँ आए, मेरे एक मित्र हैं वकील साहब, उनके दोस्त वोस्त हैं, पता नहीं जयपुर से आए थे। वो ये बात कर रहे थे कि अरे आज अपन को ये कार्यक्रम करना है यार, और उसको जो है उसको बुला लेते हैं, वो 50,000 तो वो दे देगा, और इस तरह से 4-5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। पता नहीं किन किन के नाम ले रहे थे। तो जब मन में ही ये हो कि पैसा इकट्ठा करना है और सिर्फ अपने लिए ही पत्रकारिता करनी है, तो पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे हिसाब से पत्रकार वही है जो जनपक्ष में बोले और सत्ता से सवाल करे, वो ही पत्रकार है। बाकी सब तो अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। लोगों को भी बताएं कि भाई पत्रकारिता क्या होती है। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।